नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। नेता, मजदूर, किसान सब परेशान। जी हां, कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे इस सिस्टम में ये सभी परेशान हैं और यही है हमारा आज का विशेष, नेता, किसान, मजदूर सब परेशान। और इसी पर हम चर्चा का आज आगाज़ करेंगे और सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास और चर्चा का आगाज़ करते हैं। रिजवान जी। हाँ अविनाश जी। परेशानी हर तरफ है। कोई घर से नहीं निकल पा रहा है, किसी के सामने रोजी रोटी का संकट है और कोई सड़कों पर बदहवास तमाशा भागा जा रहा है। कोई उनके इंतजाम में परेशान है और कोई उनकी वजह से परेशान है और कोई कुछ न कर पाने की वजह से परेशान है और कोई निशाना साधने और कोई निशाना बनने की परेशानी हर तरफ है। और वहीं मध्य प्रदेश के मिजाज की बात करें तो मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अपनों को मनाने में, परायों को अपना बनाने में और विपक्षियों को निशाना बनाने में, इसमें भी परेशानी और परेशानी ही परेशानी है। मध्य प्रदेश के किसान एक टिड्डी दल के हमले से भी बहुत परेशान है। तो चलिए इन्हीं पर बात करते हैं। हम हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से ब्रजेश पांडे, विकास गौगरिया है भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आशीष आप लोग शुरू करता हूँ। तो सवाल मन में हो तो भी कर सकते हैं आप। जी प्रारंभिक टिप्पणी आपसे ही लेता हूँ। जी, राज्यपाल से फिर मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की। जी, वो जो नेता सिंधिया खेमे के मंत्री बन गए हैं, जी लगातार घेर रहे हैं, उन्हीं के समर्थक आप तो धीरे धीरे नाखुशी भी जता रहे हैं जी और बुलाना भी देने लगे जी। साथ ही बीजेपी के अपने जो लोग जी उनमें बहुत वरिष्ठ है, वो भी बहुत सी उम्मीद लगाए बैठे। ये अलग बात है कि ये मौका 5 साल बाद आता है, लेकिन ये मौका 1.5 महीने बाद ही आ गया जी। चलिए इन सारी चीजों को देखकर खास तौर से किसान सियासत के पैमाने पर सबसे ऊपर है जी और उस पैमाने पर किसान की कुछ परेशानियां भी हैं, ऋण भी है और प्राकृतिक आपदाएं और टिड्डी दल का हमला जी। क्या कहें? देखिए ये बड़ा व्यापक विषय है राजनीति से लेकर किसान तक। लेकिन सही बात है कि मध्य प्रदेश की राजनीति पिछले लगभग 3 सालों से किसानों के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूम रही है। बल्कि कहिए कि जब मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, किसानों की समस्या उस वक्त सामने आई थी, उसके पहले रैली में सामने आई थी, उसके बाद आई थी, उसके बाद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए, पूरे नहीं हो पाए वो सारे वादे। उसके बाद भाजपा आई, लेकिन भाजपा एक ऐसे संक्रमण काल में सरकार में आई है कि जो उनके प्रिय जो उनका किरदार है, किसान भाजपा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा जो प्रिय किरदार है वो खुलकर उसके लिए अभी, क्योंकि दौर ऐसा है, मजबूरियां ऐसी हैं कि बहुत सारी जो बातें हैं या बहुत सारे जो काम है वो अभी सरकार चाह के भी शायद नहीं कर पा रही है किसानों के लिए। तो किसानों की समस्या इसलिए भी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर अभी किसानों के मुद्दों को हल करना भी शुरू करेगी तो समस्या इतनी है कि उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। अभी जो किसानों की फसल की खरीदी का जो मसला है, जिसको लेकर कई कई किलोमीटर तक जो है भोपाल के ही आसपास के गांवों में मैंने खुद स्पॉट पर जाकर देखा है, कई कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन लगी है और तीसरे चौथे दिन किसान का नंबर आता है, तब वो अपनी उपज जो है खरीदी केंद्रों पर जाकर बेच पाता है और 3-4 दिन उसके रत जगह होते हैं सड़कों पे ही। तो ये समस्या है। हालांकि समस्या कोई, इसके पहले भी इस तरह की समस्याएं आई हैं और अभी भी, तो ये अभी इसलिए ज्यादा कठिन लगता है किसान, क्योंकि जो दौर है वो बीमारी का है, बहुत सारी तकलीफों का है, गर्मियां हैं, तो वो चीज जो है अभी ठीक से हल नहीं हो पाई है किसानों की समस्या।
दूसरी बात यह है कि राजनीति इस समय ज्यादा व्यस्त है। कोरोना और किसानों के अलावा देखें तो मंत्रिमंडल के गठन में और राजनीतिक संतुलन और समीकरण साधने में। तो मध्य प्रदेश में जो राजनीति का जो फिलहाल जो मिजाज चल रहा है, वो अभी पूरा जो, अगर वो राजनीतिक उसका जो पक्ष पर जब काम होता है तो वो सिर्फ एक कैबिनेट का विस्तार। ये एक ऐसी दुविधा है भाजपा के लिए, ऐसी परेशानी है भाजपा के लिए, जिसमें भाजपा को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। और इस बार पिछले जो 15 साल का भाजपा का शासन था तीनों मुख्यमंत्रियों का, उसमें भी कभी इस तरह की उलझने नहीं आई होंगी जितनी इस बार शिवराज सिंह चौहान के लिए कैबिनेट में आ रही है। सीनियर समर्थकों की जो बातें हैं, जो उनका आग्रह है, जो उनकी नाराजगी जैसे कोई स्वर है या इस तरह की जो बातें, वो सब इसी से उपजी हुई हैं कि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वही ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से फिलहाल जो भाजपा सत्ता में है वो उन्हीं की वजह से। तो ये राजनीतिक रूप से अपने अपने वजन को कायम करने का, वजन को बढ़ाने का वक्त है। और ये दूसरी तरफ किसानों की समस्या है, कोरोना की समस्या है। तो ये भी जरूरी है कि वो सारी चीजें हल हों, लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार पूरी संख्या के साथ सामने आए ताकि सारे विभाग बेहतर तरीके से काम कर सके, उनके मंत्री, उनके मुखिया मिले तो ये मुद्दों पर फोकस हो सके। तो ये दोनों दुविधाओं के बीच में जो मुख्यमंत्री हैं और उनके 5 मंत्रियों की जो सरकार है, वो साफ दिखती है कि किस तरह से वो अपना रास्ता बना के चलने की कोशिश कर रही है। तो सिंधिया समर्थकों की जो बात है, जहां तक मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए मजबूरी है कि उनके अधिक से अधिक समर्थकों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए भाजपा के बहुत सारे जो ऐसे चेहरे जो मंत्री बनने की कतार में थे, और ये बात सही है कि वो अगर उनकी जो हसरतें थी वो 5 साल बाद ही पूरी हो सकती थी, लेकिन सौभाग्य से, उनके सौभाग्य से 3.5 साल में अवसर आ गया है। तो उनको, भाजपा को मुझे लगता है कि अपने बहुत सारे चेहरों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो संतुलन है, समीकरण है, और फिर चुनाव में बहुमत लाने की और चुनाव जीतने की और अपनी प्रेस्टीज को कायम रखने की जो सारी चीजें हैं, वो भाजपा के लिए ये सारी जो कठिनाइयां हैं एक साथ लेकर आई है। तो भाजपा की सरकार इसीलिए इस बार जो है बहुत कंफर्टेबल चलती हुई नहीं नजर आ रही है। उसकी तीनों मजबूरियां ये है कि एक कैबिनेट और एक सिंधिया फैक्टर, दूसरा कोरोना के से जो लगातार चुनौतियां हो रही हैं, जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ रही हैं, और तीसरी जो है वो किसान जो लगातार बेचैन हो रहा है, जिसकी समस्याएं हैं सामने अब बरसात सर पे खड़ी है और उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। तो ये सारी चीजें, और एक बात और भी मैं देखना चाहूँ, किसानों के जिस मुद्दे पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उनके कर्ज माफी का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें भाजपा का क्या स्टैंड सामने आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल होगा, जो किसानों के मन में भी है और आम लोगों के मन में भी है, खासतौर पर कर्ज माफी वाला। ब्रजेश पांडे क्या कहेंगे आप? ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ईपी एक बार निकाल कर फिर लगा। विकास, बहुत ढेर सारे सवाल, कुछ सवाल मैंने उठाए, कुछ आशीष जी ने उठाए, क्या कहेंगे इनके, कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत चुनौतियां हैं आपके साथ। रिजवान भाई, आपके साथ पूरे मध्य प्रदेश को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबादें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मुबारक ही सिद्ध होगी। जैसे 15 साल इस प्रदेश के लिए मुबारक रही है, इस बार भी वो मुबारक सिद्ध होगी। देखिए, आशीष जी की चर्चा मैं सुन रहा था, आशीष जी ने कहा कोरोना फेज में सरकार बनी है, तो यकीन है मध्य प्रदेश क्या, भारत में हर प्रदेश, और तो और हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो हर देश की सरकार को कोरोना की चुनौती से सामना करना पड़ रहा है। और प्राइमा फेसी के लिए पहला जो मकसद है, कोरोना से अपने अपने प्रदेश को, देश को बचा के लेके जाना ही मकसद है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पहले मेडिकल सुविधाओं पे काम कर रहे थे, फिर राहत कार्यों पे काम किया, और अब कोरोना के साथ में ही हम कैसे ग्रोथ को भी पा पाए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी को भी कंटिन्यू कर पाए, इसको फोकस करके सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि
काम ठीक ट्रैक पे चल रहा है, कहीं भी कोई उलझन की बात इसलिए नहीं है। सिद्ध होता है कि कोरोना के पेशेंट्स के रिकवरी रेट, बढ़ता हुआ रिकवरी रेट हमें संतुष्ट कर रहा है कि हम ठीक ढंग से कोरोना का सामना कर पा रहे हैं। दूसरा विषय जो आशीष जी ने कहा राजनीतिक है। अब देखिए, सरकार बने, उसका मंत्रिमंडल बना, उसका भविष्य में विस्तार कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे कैसा रहेगा, कैसे काम करेगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बड़ी परिपक्व पार्टी है और इन उलझनों से निकलना ही एक संगठन का मौजूद होता है, तो वो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि पत्रकार होने के नाते आप लोग कयासबाजी कर सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं भी सरकार की फंक्शनिंग में कोई भी अड़चन नहीं है, काम स्मूथली चल रहा है। ठीक है, समय के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार आप सब अपेक्षा करते हैं वो होगा भी, लेकिन उससे कहीं कोई काम कहाँ रुक रहा है। आपने जो बात की किसानों के साथ में समस्या की, आज का है लगभग 1,15,000 टन से ज्यादा किसानों का गेहूं खरीदा गया है मध्य प्रदेश में। आप सोचिए, जब 10,000 करोड़ का पेमेंट उनकी पहुंच गया, 10-15,000 करोड़ का और पहुंचेगा, तो काफी सरकार काम कर रही है। पुराने बीमा के हैं वो भी किसानों को 3,000 करोड़ मिलते हैं। तो जो इकोनॉमी वाइज है, हम एग्रीकल्चर और मध्य प्रदेश के 85% लोगों के इनकम के जरिए डालने में हम सफल। जहां तक कुछ खरीदी केंद्रों पे लगी हुई आशीष जी ने चर्चा की, उन्होंने खुद ही कहा कि पहले भी लाइनें लगा करती थी। सरकार के निर्देश पे कल ही प्रमुख सचिव ने एक बैठक ली है जिसमें ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिसको एसएमएस भेजा जाता है उससे 2 दिन में कभी डिफर न करें, 2 दिन से ज्यादा समय लगे माल की तुलना। 4,000 खरीदी केंद्रों के साथ में हमने खरीदी की योजना तैयार की थी, लेकिन 4,500 खरीदी केंद्र तक हमने विस्तारित कर दिए हैं। तो ये बताता है कि किसानी की विकास मैं आपको रोकूंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे। ब्रजेश पांडे फिर आपके पास। तो चर्चा का आगाज हम फिर करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं और सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी। बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जी। ब्रजेश पांडे, बहुत देर से आपकी आवाज में आ रही थी कि तकलीफ हमी करना, आप क्या कहना चाहते हैं? रिजवान जी, सबसे पहले आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से आपको और समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। दूसरी बात ये, आपने आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आज का डिबेट रखा है। नेता, किसान, मजदूर सब परेशान। मैं समझ रहा हूं कि इससे सारगर्भित विषय इस परिवेश में नहीं हो सकता। आज इन सब के पीछे मेरे मित्र विकास भदौरिया जी अपने तर्क रख रहे थे और मैं देख रहा था कि वो तर्क रख रहे थे जो तर्क जनता ने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दी। आप देखिए कि देश के अंदर WHO ने 10 फरवरी को, मैं आपसे 20 सेकंड लेके अपनी पूरी बात कर दूंगा, मेरी आवाज तकनीकी खामियों से नहीं आ पाई। देश के अंदर WHO ने 4 माह पहले, लॉकडाउन के पहले, जनता कर्फ्यू के पहले, देश के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगाह कर दिया था कि आपको इस देश के अंदर कोविड-19 का खतरा बढ़ेगा। लेकिन 30 जनवरी 2020 को जब केरल में पहला संक्रमण का पॉजिटिव केस आया, तब भी प्रधानमंत्री जी के कान में बल नहीं पड़ा और 24 मार्च की रात को अचानक होने। जी, मैं आपको रोकना चाहूँ, देखिए जो विषय है, किसानों की समस्या, किसानों की कर्ज माफी, टिड्डी दल का हमला, किसानों को खाद करने का विषय, सियासत में जो कुछ भी हलचल हो रही है मध्य प्रदेश में,
जिन्होंने अपनी सरकार छोड़ी, अपनी सरकार तोड़ी, अपनी सरकार से बगावत की, अपने विधायक की दांव पर लगाई, बंद दिया, अब वो कहीं परेशान से घूम रहे हैं, पशुपेश में हैं। ये भी अपने साथियों को बनाने में परेशान हो रही है। ये आज विषय है, ठीक है, कोरोना काल है, कुछ उससे रिलेटेड चीजें हो सकती, लेकिन ये सारे विषय, तो अगर आप इसमें कुछ कहेंगे तो मैं रिजवान जी, अपने 20 सेकंड के समय में ही सारी बातें करता, फिर भी आपने मुझे कहा है तो मैं सिर्फ उसी बिंदु पे आपसे चर्चा करूंगा। मेरा कहना सीधा सा यह है रिजवान जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के अंदर सौदेबाजी किया, जोड़ तोड़ किया, और प्रदेश के अंदर पिछले दरवाजे से, मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, पिछले दरवाजे से सरकार बनाया, ये प्रदेश की जनता के साथ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। दूसरी बात ये, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कम से कम कोई भी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में संवैधानिक रूप से कम 12 मंत्री होंगे। इन्होंने सिर्फ 5 मंत्री बनाए। अभी भी आए दिन अखबारों में खबर आ रही है कि आज या फिर कल या फिर एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। किसानों की स्थिति यह है कि चना की फसल हो, चाहे जो भी फसलें हों, किसी भी फसल का किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। प्याज और जो और कच्चे फल हैं वो लोगों के छत में, घर में सूखे पड़े हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने को किसानों के नेता कहते हैं, किसानों के हमदर्द कह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कोई गाइडलाइन निश्चित नहीं किया है। मेरा सीधा सा सवाल है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आज उनके राजकाज के अंदर प्रदेश का किसान परेशान है, प्रदेश का मजदूर परेशान है, और प्रदेश का, जो आशीष जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, प्रदेश का नेता भी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के सिर्फ फुटबॉल की स्थिति निर्मित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री कौन बनेगा। उनके यहाँ सिंधिया जी के जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान नेता थे, उनको अपने आप में संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ वहाँ के स्थानीय नेता काम कर सकेंगे, या क्या गोपाल भार्गव जी ग्वालियर में सिंधिया जी के बैनर तले अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकेंगे? ये सब चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आज पूरे प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे प्रदेश के वातावरण को कलुषित कर दिया, और इसकी जवाबदेही पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी और उनके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की सरकार के ऊपर है। जितनी जल्दी, जितनी तेजी सरकार गिराने में, जितनी तेजी सरकार बनाने में मुख्यमंत्री की, इतनी तेजी पहले ही दिन से कांग्रेस की सरकार को उनके वादे याद दिलाने में, किसान कर्ज माफी से लेकर अनेक तरह के वादे याद दिलाने में, हर रोज ये बताने में कि हम कभी भी सरकार गिरा देंगे, हर रोज ये बताने में कि हमें ज्यादा वोट मिले हैं, हर रोज ये बताने में कि सरकार बहुमत की नहीं है। जितनी तेजी दिखाई मंत्रिमंडल बनाने में, और किसी कर्ज माफी है तो आप कभी उसमें उतनी सुस्ती क्यों? और सवाल यही है कि जो आपके साथ आए अब उधर उधर भटक रहे, परेशान है, हताश है, सरकार की घूम रहे हैं, आपके अपने लोग भी हाथ में घूम रहे हैं। हम मुख्यमंत्री बना दोगे, हमसे नहीं बनाओगे तो हम इस्तीफा देंगे। दल भी आज ये भी सीएम का भी प्रवेश की आवाज आ रही मध्य प्रदेश के व्यापक हित में यही था कि कमलनाथ जी की सरकार हटे, और हमने उसको हटा के भारतीय जनता पार्टी की 7 साल तक प्रदेश को विकास देने वाली सरकार को दोबारा स्थापित किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश के लिए बेहद जरूरी था, जनता की मांग थी, और वैसा ही कदम भारतीय जनता पार्टी कर सकी। अच्छा, हुआ भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ही लोग
कांग्रेस के ही मंत्री, कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्षगण, कांग्रेस के माध्यम से राजनीति करके जिला पंचायत तक पहुंचने वाले अध्यक्षगण, वो भी परेशान हो चुके थे साहब। उस नक्श को हमने टटोला, सरकार भी, तो मुझे लगता है सरकार हमने सही बनाई है, अच्छा काम भी कर रही है। देखिए, जहां तक परेशानी की वजह है, वो तो यकीनन आज सबको थोड़ा परेशानी तो है। एक सामान्य, विदेशी भी मानेंगे कि एक सामान्य समय तो है नहीं है, मजदूर भी परेशान हुआ है, किसान भी। अगर सामान्य स्थितियां होती तो परेशानियां इतनी नहीं होती, लेकिन उससे देखिए निजाम भाई, मसला क्या है कि उससे हम पार कैसे पाते हैं और कितना पाते हैं। आज बताइए ना, आप किसान को क्या असुविधा हो रही है? खेती किसानी के मामले में कोई असुविधा नहीं है। प्याज का भाव कहाँ कमतर है, 7-8 रुपए किलो बिकता था, आज किसान मंडी में 7-8 रुपए दे रहा है, शहरों में 10-12-15 रुपए तक प्याज बिक रहा है। तो मुझे लगता है प्याज का विषय भी मैंने संबोधित कर दिया। गेहूं चने को मैंने पिछले अपने कमेंट में संबोधन कर ही दिया था। किसान नई खरीफ की तैयारी कर रहा है, उसे पिछले बार के कर्ज चुकाने के लिए समयावधि की बढ़ोतरी भी मिल चुकी है। मुझे लगता है कहीं कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। आशीष कह रहे हैं खरीदारी के लिए 3-3, 4-4 दिन परेशान हो रहा है। उन्होंने खुद रिपोर्ट तैयार की है। किसान खरीदारी के लिए अपना अनाज बेचने के लिए 3-4 दिन परेशान हो रहा है। अब आपने कुछ व्यापारियों को अधिकृत कर दिया है कि वो सीधे खरीद सकते हैं। पहले व्यापारी कहता आओ हमारे ठिकाने पर, तुमसे इतने में लेंगे, और फिर जब वो लेकर सामान पहुंच जाता है तो बोलता नहीं साहब, तो इसमें गड़बड़ है, लेंगे। अब वो किसान कई दिन ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके वहां पहुंचता है, ट्रैक्टर का किराया देता है, और उसके बाद फिर अगर उससे ये कह दिया जाए तो उसके पास विकल्प क्या बचता है? वो जो व्यापारी कहता है, इस तरह की भी चीजें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खरीदारी व्यापक स्तर पर जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। किसान आए दिन इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है, वो ऐसा आरोप भी लगा। देखिए, गेहूं का जब भी उपार्जन होता है और सरकारी माध्यमों से होता है, तो मुझे लगता है कि पहले के वर्षों में जो स्थिति बनती रहती थी उससे बेहतर ही कहीं पत्थर नहीं है। अब देखिए ना, मैंने आंकड़ा दिया, पिछले वर्ष 3,500 खरीदी केंद्र भी नहीं थे। इस साल 4,500 खरीदी केंद्र आज की तारीख में वर्किंग है। दूसरी बात, आपने जो बात कही, व्यापारियों को सौदा पत्रक के माध्यम से खरीदने के लिए अधिकृत किया गया, एक बेहतर व्यवस्था है ताकि खरीदी के केंद्र बढ़े। किसान नजदीक के व्यापारी को अगर सही दाम मिले तो बेच सके, नहीं तो खरीदी केंद्र तो उसके लिए खुला ही है, खरीदी केंद्र पे तो वो बेच ही सकेगा। जो बात आपने कही वो इक्का दुक्का व्यापारी के साथ ऐसा हो सका होगा, अन्यथा आप देखेंगे कि व्यापार में भी व्यापारी की विश्वसनीयता उस क्षेत्र में तभी तक बरकरार रहेगी जब तक वो अपने कौल और सौदे के ऊपर स्थिर रहेगा, नहीं तो उसका व्यापार भी चौपट हो जाएगा। फिर व्यापारी को कहां से खरीदना है अनाज? किसानों से ही खरीदना है ना। अगर किसानों के साथ ऐसा विश्वासघात करेगा तो अपने आप चीजें नहीं होगी। इसके बाद में भी आपके पास तो करता है तो हमारे मंडी के अधिकारी, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी इस चीज को देखेंगे, शिकायतें जो प्राप्त हुई है उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। ये मंत्रिमंडल कब तक गठित हो जाएगा? बहुत परेशान है वो लोग जो आपके साथ आए थे, और अब आपके लोग भी बहुत परेशान है। आपके भी कई लोग, कई साथी परेशान है, भटक रहे हैं यहाँ वहां। कहीं कोई परेशान नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद छोड़ के जुड़े हैं वो भी आपके माइक पे कह चुके हैं कि भाई कोरोना काल है, समय लगना ही था। आप लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहीं ऐसी मर्जी नहीं बताई कि हमें मंत्री बनने की बेहद इच्छा है, हम आतुर हैं। अब वो आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? वो कैमरे में भी आकर कहेंगे क्या? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं था। कैमरे के बाहर ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ कहते हैं। अपने ही साथी को लाना दे रहे हैं, हमसे भी दुख दर्द बयां करते हैं। हम सभी लोग जिस जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि ज्यादा जिम्मेदारी का मौका हमें मिले। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भी इस ढंग का फलसफा होना कोई अलग बात नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन जो बिंदु है, जो मैं विदेशी से भी चर्चा करना चाहता हूं, कि सरकार की फंक्शनिंग में कहीं भी कोई 19 बात नहीं हो रही है कि मंत्रिमंडल 6 का है या 12 का होता या 35 का होता।
सरकार सामान्य रूप से फंक्शन कर रही है। तो आप कह रहे हैं इतनी विषम परिस्थितियों लीड करना है और हमारे प्रदेश के मुखिया जी भी लीड कर रहे हैं। चलिए विकास जी, इतनी विषम परिस्थितियों में भी अगर 6 लोग ही सरकार चला सकते हैं तो इतने ढेर सारे लोगों को बनाने की क्या आपने की आवश्यकता, आगे काम आए, जनता का खर्च भी बचेगा और बहुत ढेर सारी चीजें। आशीष क्या कहेंगे आप? नेता तो बेचारे परेशान है पावर में। आप थोड़ा आशीष से पूछ लो आप। हमारे पास में बहुत ज्यादा फंक्शनिंग अलग अलग सेक्टर्स में हो भी नहीं है डिपार्टमेंटली, इसलिए इस वक्त काम नहीं है, आगे फैलेगा तो उसके साथ में मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता होगी और होगा भी। आशीष जी देखिए क्या है कि 6 लोगों की सरकारी बहुत शानदार जबरदस्त काम कर रही है, बाकी लोग जो है वो बेचारे को कैमरे के सामने कह ही चुके हैं कि नहीं आज संतोष रखेंगे, धैर्य रखेंगे। आपको लगता है कि ये धैर्य है या कई बार जो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है? अभी जो इंडिया का एक पोस्टर भी निकल गया, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में भी ऐसा निकला था, इससे पहले भोपाल के सांसद के बारे में भी इसी तरह की चीजें हैं, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी एक कहीं पोस्टर पूर्व विधान। तो जनता तो सवाल कर रही है और ऐसे में सरकार में अगर मंत्री का में तो जाहिर है जनता सवाल कर रही है, और खासतौर से वो जिन्होंने अपने पदों को ठुकराया है, जिनको कैसा सा नहीं महसूस कर रहे? हाँ देखिए, जो लोग अपने पदों को छोड़कर, जो मंत्री पद छोड़कर, जो लोग अपनी विधायक का जो ओहदा है वो छोड़कर जो लोग भाजपा के साथ आए हैं, निश्चित रूप से वो उसका रिवार्ड मांगेंगे। वो रिवार्ड भाजपा को देना ही होगा फिलहाल की परिस्थितियों में, क्योंकि भाजपा को भी अपना अभी पूरा बहुमत लाना है, भाजपा को भी अपने आप को साबित करना है। तो वो एक अगर हम यूं कह लें कि राजनीतिक रूप से एक वो परेशानी की जो स्थिति है, एक सिरदर्द होगा, वो तो फिलहाल तो है ही। इसको हम किसी अच्छे शब्दों में ढक लें वो ठीक है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें, खुद विकास जी ने बोला कि जो उलझने हैं वो राजनीतिक रूप से सुलझा ली जाएंगी। तो उलझन है, कहीं ना कहीं है, इसमें कोई दबी छिपी बात तो अब है नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जैसे कम लोगों में जैसे बात होती है कि कम 6 लोगों में सरकार चल रही है, 5+1 में सरकार चल रही है, तो इससे आदर्श स्थिति यदि हो ही नहीं सकती, यदि भाजपा संतुष्ट है कि इसमें काम चल सकता है, तो फिर क्यों हम इसको सरकार के खजाने में बोझ डालें। तीसरी बात यह है कि जैसा कहा जा रहा है कि अभी सीमित विभागों में काम चल रहा है, लेकिन सीमित विभागों में काम चल रहा है, लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की जांच भी चल रही है, उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है, वो तो कोरोना से संबंधित नहीं है। तो काम सब जगह चल रहा है और आदमी नहीं है। तो मुझे लगता है जब काम इतने अच्छे से चल सकता है तो वाकई में एक उदाहरण मध्य प्रदेश पेश कर सकता है कि बहुत छोटा मंत्रिमंडल बना के काम कर ले इस फिजूल खर्ची के दौर में। और एक जीत के लायक मंत्रिमंडल हो, उसी में बैठकर बच जाएगा सरकार। नहीं देखिए, विषय आऊंगा मैं, विकास जी आऊंगा, आखिरी सवाल आपसे। जी आशीष जी, तो मुझे यही लगता है कि अच्छी स्थिति अगर कम में काम हो सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये सही बात है कि बहुत ही लिमिटेड मंत्रिमंडल बना के शिवराज सरकार चल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारी चीजों पर काम करना है। और अभी जो चुनौतियां आने वाली हैं कोरोना से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र में, रोजगार में, उद्योग में और टैक्स कलेक्शन में और ये सारी चीजों में, तो उन सब की तैयारियों का ये वक्त है, उन सब चीजों को देखने का वक्त है। इसलिए एक निश्चित तौर पर एक कैबिनेट, एक मुकम्मल कैबिनेट जरूर चाहिए सरकार के लिए। और इससे एक बात ये होगी कि काम की तैयारियां हो सकेंगी, काम शुरू हो सकेगा और राजनीतिक उथल पुथल थोड़ी कम हो सकेगी। और सबसे बात बेहतर ये है कि अधिकारियों का जो हस्तक्षेप है, जो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है अभी सरकार में, अधिकारियों का माना जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार को, अधिकतर सरकार को रन कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि मंत्री नहीं है, बहुत सारे विभागों के वो सब कुछ सरदार जो है वो अधिकारी बने हुए हैं। तो जब सरकार बनेगी, विभाग मंत्री बटेंगे, तो उसके बाद अधिकारियों का जो हस्तक्षेप कम होगा। जो मंत्री बनता है वो निश्चित तौर पे जनता का आदमी होता है, उसे जनता की समस्याओं की ज्यादा समझ होती है किसी एक ब्यूरोक्रेट से ज्यादा। वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि जनता क्या चाहती है, भले उस
उसका जनप्रतिनिधि का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन वो जनता से ज्यादा जुड़ा होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कैबिनेट बने तो अभी 1 महीना हो चुका होना चाहिए था, लेकिन अब हर दिन जो लेट हो रहा है वो ये जो देरी है, ये देरी आगे आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो जो तैयारियां होनी है कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स जो सामने खड़े हुए हैं उनको निपटने की जो तैयारियां होनी है, उसमें इस देरी का असर आगे पीछे नजर आएगा। बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत तरह की अटकलें लगती है, कई तरह की अटकलें जी। कभी कोई कहता है नया दल बनाना है, कभी कोई कहता है वो नाखुश है, कभी कहता है उस तरह का बदलाव नहीं हो रहा, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो अगर ये सब चीजें हो जाए तो विराम लग जाएगा। हाँ, सिंधिया जी की भले प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी थोड़े से बेचैन होंगे कि जल्दी से जल्दी उनके समर्थक एकोमोडेट हों, क्योंकि उन्हें चुनाव में सामना करना है। चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में एक इस लायक पोजीशन बना के उन क्षेत्रों में उनको भेजा जाना है, इन्हीं मंत्रियों को जो अभी विधायक नहीं है, जो मंत्री बनेंगे या जो अभी बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिंधिया जी निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से ना बोले, लेकिन उन्हें भी इस बात की जल्दी होगी कि जल्दी से जल्दी कुछ हो और चीजें सेटल हो। लेकिन ये भाजपा है, भाजपा में अपने तरह से काम होता है, और हमने कई उदाहरण देखे हैं जब बाहर से जो बड़े नेता भाजपा में आए हैं तो भाजपा ने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया है। कैसे किया है अब इसको कह नहीं सकते। तो ये हर दल की एक अपनी बनावट होती है, जमावट होती है, उनको उनका स्थान बताए। जी हाँ, इसमें जगह बनाना भी सिंधिया जी के लिए बाकी है, इस भाजपा की आंतरिक बनावट। ब्रजेश पांडे जल्दी से अपनी बात। मैं तो अपने भाजपा के प्रवक्ता मित्र से यही कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों जुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अरे मित्र, काफिला तो आपका लग गया ब्रजेश जी। पहले आप ये बताइए, जब तक वही मैं बोल रहा हूँ रिजवान जी, मुझे बोलने देते। जब तक मध्य प्रदेश में विकास जी, जब तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र द्वारा आवंटित राशि खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक आपके मंत्रिमंडल का विस्तार इसी तरह टलता रहेगा। पहले गठन से पहले आपने मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स आदि की खरीदी, उनकी गुणवत्ता को लेकर कर्म योद्धा डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के जो बयान सामने आए वो बेहद शर्मनाक थे। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने कहा कि दिल्ली के नेता आकर के देख लें। उनका इशारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर भी था कि मध्य प्रदेश में श्रमिकों की मदद किस तरह की जाती है। लेकिन मैं आपको एक वानगी बताऊं, और प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रिका ने इस चीज को उद्धृत करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में सफेद झूठ, मजदूरों की मजबूरी, मजदूरों के बिजासन घाट, पेट्रोल नाके से लेकर थम नहीं रहा, मजदूरों का पैदल चलना, सिपरा में बाढ़ बस के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन, उनका इंतजार करना, प्रवासी मजदूर कहाँ हैं, ये सब चीजें आए दिन अखबारों में देखने को मिली। आपने कहा 1000 बसें लगाई गई हैं, लगता है बर्मा बस ट्रेवल्स वाले को आपने उसका ठेका दिया था, वो कहीं कुछ दिखा नहीं। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपका फोकस 24 में से 16 उपचुनाव जो ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहे हैं, जो हमारे मित्र आदरणीय रिजवान जी ने कहा कि वहां पर वो सिंधिया जी को, अब वो पहली लड़ाई तो इनमें ये है कि चेहरा कौन होगा। जिस तरह से रिजवान जी आप एक अच्छा इंटरव्यू लिया अजय बिश्नोई जी का, मैं देख रहा था। उस इंटरव्यू में बिश्नोई जी ने कहा कि सिंधिया जी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी में आ गए हैं, अब उनके और उनके लोगों को मंत्री बनाना हमारी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा सीधा सा कहना यह है कि अभी तो लड़ाई इनके अंदर अंतरकला इस बात को लेके चल रही है कि सिंधिया जी का चेहरा हमको इस्तेमाल करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि किसानों के नेता तो शिवराज सिंह जी माने जा रहे हैं। और अभी तक जितना भी आपने इस लॉकडाउन के बीच भी छोटे मोटे आपने संगोष्ठियां किया, उसमें सिंधिया जी की कहीं फोटो नहीं थी। पहले आपने कहा कि लॉकडाउन में हम लॉकडाउन को देखेंगे, फिर आपने कहा बेरोजगारी के लिए, भुखमरी के लिए, प्यास के लिए, बीमारी के लिए, और उन मजदूरों के लिए जो धूप में नंगे पांव छाले लेकर के जा रहे हैं। अभी मजदूरों की परेशानी दिख रही है, मजदूरों की परेशानी दिख रही है। मेरा रेलवे स्टेशनों में अक्सर जाते हैं विकास, मजदूर जो है भोजन सामग्री ढूंढ लेते हैं, पानी ढूंढ लेते हैं। ये क्या चीज है? ये चीज की तरफ इशारा कर प्लान तैयार नहीं किया। अपने 5 साथियों के साथ ऐसा कोई आइसोमेट्रिक प्लान तैयार नहीं किया जिस प्लान का फायदा प्रदेश के रहवासियों को, प्रदेश के किसानों को। मेरी बात का एक जवाब दीजिए। कई दृश्य दिख रहे हैं, अप्रिय दृश्य है। मजदूर कहीं
भोजन सामग्री लूटते हुए दिखते हैं, कहीं पानी लूटते हुए देखते हैं, कहीं इस तरह की चीजें लूटते हुए दिख रहे हैं। ये कई अप्रिय दृश्य देखने को मिल रहे हैं जी। ये जो दृश्य है, ये क्या संकेत है, ये क्या है, आखिर इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? भाई इसके पीछे हमने शुरू में आपसे कहा, जो मैं आपसे 20 सेकंड ले रहा था, इसके पीछे जो केंद्र की सरकार थी उसका सिस्टम फेलियर था। उन्होंने जब जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन लगाया, उसके पहले इन प्रवासी मजदूरों को वहां तक उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं किया। आपने कह दिया रात को अचानक आए, आपने कहा देश के अंदर नोटबंदी लागू होगी, लोगों ने किसी तरह उसको भी झेल लिया। फिर आपने जीएसटी लागू किया और तीसरा सबसे बड़ा तुगलकी फैसला हुआ ये इस तरह के देश के अंदर अचानक से लॉकडाउन लगाना। ये बहुत बड़ी कमियां हैं। आप बताइए रिजवान जी, जब देश के अंदर कुल 341 केस थे, 341 जिले के अंदर, आप उनको स्टेट कंटेनमेंट जोन बनाते, सिर्फ वहां पे लॉकडाउन लगाते, न एक चिड़िया इधर से उधर जाती, न एक चिड़िया उधर से इधर आती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपकी लचर नीतियों का दुष्परिणाम आज देश को दर्द झेलना पड़ रहा है। और इसके बाद जब कभी इस पर समीक्षा होगी तो ये बातें सामने आएंगी। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग करती रही। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ नहीं, सवाल है उसका जवाब पूरा नहीं आता है। आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो जितने भी सुझाव दे रहे हैं आपने उनके सुझावों पे हमने जामा नहीं पहनाया। विकास बनरिया, अंतिम प्रतिक्रिया कहेंगे, बहुत ढेर सारे सवाल। हाँ, मैं ब्रजेश भाई की बातों को ले लेता हूँ। वो जो बात बता रहा है, आशीष भाई की बात को नहीं लेंगे। नहीं, आशीष भाई की भी लेता हूँ। ब्रजेश भाई चूंकि मुख्य रूप में बोल रहा है तो उसे अटेंड करना बेहद जरूरी है। देखिए ब्रजेश भाई, जो लॉकडाउन के तौर तरीके के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 200 देशों ने इस प्रक्रिया को अपने देशों में किया है। सबके लिए समीक्षा का वक्त हो सकता है। कांग्रेस तो बहुत छोटा फोरम रहेगा उसकी समीक्षा के लिए। पूरे विश्व में लॉकडाउन से संबंधी समीक्षाएं होना है। डब्ल्यूएचओ की बात नहीं मानी विकास जी, आपने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को दरकिनार किया। जब डब्ल्यूएचओ ने आपको सचेत किया था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, तब आपने इसको इग्नोर किया। तब आप ट्रंप को बुला करके, और ट्रंप जी की यात्रा में 500 लोग आए थे बाहर से, उन लोगों ने और वो सारे एयरपोर्ट से आए थे, और उन लोगों ने वो सारे एयरपोर्ट से वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मैंने आपको पूरा समय। विकास भाई, 2 जानकारी पूछ लेता हूं आपसे। जब ट्रंप आए तो विश्व में कौन से देश ने लॉकडाउन लगाया था चाइना के अलावा? आप तो ये बता दीजिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, वर्ल्ड की, जनवरी में कौन से देश में लॉकडाउन था चाइना के अलावा? देखिए साहब, जो विकास भाई 20 फरवरी को ही WHO ने इस बात को इंगित कर दिया था, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिख दिया था, प्रधानमंत्री जी को। आपको इस पर क्रमशः लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, और इसको लेकर के देश के अंदर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इस पर आप फेल हुए, साबित हुए। आप अपनी बातों का जवाब दे दीजिए, सवाल जवाब क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कोरोना का सामना कर रहा है। जो विषय है रिजवान भाई, मजदूरों की दिक्कतों का रखा। मजदूरों को यकीनन दिक्कत हुई है, लॉकडाउन होता है तो हर वक्त तो दिक्कत होगी। और हमारे देश में तो क्या विश्व ने पहली बार लॉकडाउन देखा? हमें क्या कोई इसका अनुभव था? कोई केस स्टडी थी क्या? फिर भी मध्य प्रदेश विशेष करके जिस ढंग से हमने मध्य प्रदेश में आने वाले मजदूरों भाइयों के लिए, मध्य प्रदेश के बाहर जाने वाले मजदूर भाई, छात्र हो या अन्य लोग हों, और तीसरे मध्य प्रदेश से गुजरने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उसके चर्चा वो सड़क पे, बसों में, ट्रेनों में निकलने वाले भाई बहन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसा हमें केयरिंग माहौल मिला है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद में प्रदेश भाई की जो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के प्रयास है, वो कहीं बैठेंगे नहीं, कहीं खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात, विकास, ये लूटपाट क्यों हो रही है स्टेशनों पर? लूटपाट कहाँ चूक हो गई आपसे? आप समझा नहीं पा रहे लोगों को, या उनके पास प्रॉपर वो चीजें नहीं है, वो अचानक आती है और लेते हैं? और क्या इससे कोई संकेत मिलता है आपको कि हमें भविष्य में सचेत हो जाना चाहिए ऐसी चीजों? यकीनन देखिए,
आपने जो एक विषय रखा है कि कहीं पे स्टेशन पे सामग्री कैसे गड़बड़ा हो गई, हुआ उससे पहले जबलपुर में जी बीते दिन इटारसी में हुआ, उससे पहले जबलपुर में। मैं जो बात कह रहा हूं, जितनी रैक्स ट्रेन की रैक्स चल रही हैं, जितना हो रहा है, उसके मुकाबले ये बहुत कमतर घटना है, जो कि मुझे लगता है लोकल एग्जीक्यूशन ऑफिसर जो होगा उसकी कुछ लापरवाही की वजह से या मौके पे ऐसा मॉब, उस वक्त मॉब बिहेवियर जो हो गया होगा उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन ऐसी घटनाओं ने हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को सतर्क किया है कि कैसा मॉब बिहेवियर, उसका डीलिंग कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं हुई है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक आप सवाल का जवाब दे दीजिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि माफ करो महाराज, ये कौन सा वाला चल रहा है? माफ करो महाराज मतलब अभी मंत्री नहीं बनाएंगे आपके, या महाराज देर हो रही है माफ कर दो जल्दी करेंगे, या ये नारा किस उसमें इस्तेमाल हो रहा है कि माफ करो महाराज और हमारा नेता शिवराज? या महाराज भी कुछ नेता वेता रहेंगे कि बस अभी तक जो चुनाव बनाए जाते हैं वो उस वक्त के लिए बनाए जाते हैं, उसकी मतलब इसके हिसाब से बनाए जाते हैं। चुनाव है, वो उस वक्त के लिए बनाए जाते हैं। बदलती हुई परिस्थिति, बदलते हुए समय में उन लाइनों का, उन कैंपेन के जिंगल्स का कोई मायने नहीं रह जाता। हाँ, ये गॉसिप चर्चा जरूर हो सकते होंगे, लेकिन देखिए बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए लोगों को लेके अपने संगठन का एक बहुत बड़ा विस्तार किया है और इस विस्तार भारतीय जनता पार्टी संगठन को फायदा होगा, प्रदेश की जनता, रिजवान भाई मुझे एक मिनट का समय दें। सरकार से इसलिए फायदा है। तीसरा, ये जो लोग आए हैं ये भी राजनीति में अपना लंबा करियर रखते हैं और रखेंगे, तो इनके कारण माहौल पूरा मिले। जैसी रणनीतिक सोच समझ ज्वाइनिंग के पहले थी वो जमीन पे आएगी, वो हकीकत। 10 सेकंड विजेश पांडे, इससे ज्यादा नहीं। नए सवाल मत पूछेगा, कुछ कहना हो तो कह। बिल्कुल, मैं विकास भाई बस 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। मैं विकास भाई आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप मुझको सिर्फ इतना ही बताइए कि इस देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ रुपए है, 30 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है भारत। उसमें 12 सोचिए आप कि 4 करोड़ 60 लाख जो है मजदूर है, प्रवासी मजदूर। क्या आप 12,000 ट्रेनें चला करके उनको उनके गंतव्य तक नहीं भेज सकते थे? पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने चुनाव के समय माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज का नारा लगाया था। अब आपने अपने ही पार्टी में महाराज के आने के बाद उनकी ये स्थिति बना दी है कि उनकी कहीं भी फोटो नहीं लग रही है। 1 जून को महाराज का फिर भोपाल आगमन हो रहा है, आप उनके ऊर्जा का क्या इस्तेमाल करेंगे? और आपको चुनाव में पूरी क्योंकि आपको पता है इस मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री और शिवराज क्या बनाई है, विकास जी 20 सेकंड में बोलिएगा आप अपने में। मुझे लगता है कि ट्रेनों वाला जो मसला है वो सरकार बहुत अच्छे से डील कर रही है। जिस ढंग से योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है, उस मामले में कोई विषय की बात चर्चा की बहुत बेहद जरूरत है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के मांगने के बाद वाली बात कर लूं मैं, वो जो मध्य प्रदेश से ज्यादा रिलेटेड है। देखिए बड़ी स्पेसिफिकली बता रहा हूं ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के अपने काम करने की कार्य पद्धति है, अपने ढंग से नेताओं को समुचित जगह पे समुचित रूप में प्रोजेक्ट करने और उनके माध्यम से कम्युनिकेट करने की अपनी रणनीति रहती है। इसको लेके आप परेशान मत होइए। वो नागपुर से आपको जो है पाठशाला की तरह उसी पे आप काम करते हैं। विजय पांडे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी 3 पीढ़ियों की फोटो लगवाने का इंतजाम कर दिया है। राजमाता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी फोटो लगी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की भी तस्वीर लग चुकी है उनके कार्यक्रमों में, और ज्योतिरादित्य की भी लगेगी। इसलिए अब तो वो किसी को हमारे साथ जुड़े और आशीष दुबे आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि
परेशानी सब जगह दिखती है। अब ये दिन कब आएंगे कि हम परेशानियों से निजात पाएंगे, का इंतजार सभी को है। ईद का दिन घरों में रहे कैद, लोगों ने त्योहार भी घर में ही मनाया। जाहिर है इसे हर्षोल्लास से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये वक्त है और वक्त के साथ समझौता करना ही और वही कोशिश नेताओं को, श्रमिकों को, किसानों को भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इंतजाम इतने कम होंगे कि उन्हें बाहर निकलना पड़े, परेशान नेता। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अविनाश जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जिस तरह से कोरोना संकट काल चल रहा है और उसमें मध्य प्रदेश में खासतौर से राजनीति की बिसात भी बिछ चुकी है। किसको कितनी जगह मिलती है, किसको कितनी तवज्जो मिलती है, कौन कितना अहम है बीजेपी में, और जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको क्या कुछ जगह दी जाती है, कितना उनको स्थान मिलता है, सब देखने वाली बातें होंगी। राजनीति भी चरम पर है, संकट कोरोना का भी है। आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।